बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 11 की रिव्यू एक्सरसाइज 11 को। तो रिव्यू एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ये आप खुद कर लीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। रिव्यू एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 2 है इन पैरेललोग्राम ABCD। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनी हुई है ABCD। तो इस पैरेललोग्राम से मतलब उसने ये 4 क्वेश्चन हमसे किए हैं। तो इस पैरेललोग्राम की मदद से हमें ये 4 क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे पुट करने हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। उससे पहले हम पैरेललोग्राम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। इन 3 पॉइंट्स को हमें पैरेललोग्राम को समझने के लिए इन 3 पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट है। जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती है। जैसे यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम बनी हुई है तो इसमें जो PN साइड है इसके ऑपोजिट साइड है LM, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह ये जो LP साइड है ये इस MN साइड के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड जो है वो क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद कहते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कोई भी जो पैरेललोग्राम होती है उसके ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे ये एंगल A इस एंगल C के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और वजह क्या है कि ऑपोजिट एंगल है। ये वाला एंगल A एंगल C के ऑपोजिट है इसलिए आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंगल B एंगल D के ऑपोजिट है और इनके ऑपोजिट होने की वजह से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ऑपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट, यानी साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट और एंगल ऑपोजिट एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। और थर्ड पॉइंट द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल बनता है, ठीक है, जैसे ये एक लाइन है और एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये AC पर बनेगा, तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू, ठीक है, बाई का मतलब टू, सेक्टर का मतलब कट करना। ठीक है। बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल ईच अदर एक दूसरे को। तो ये 3 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होती है, ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होती है और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले वो पूछ रहा है कि मेजरमेंट जो AB है वो डैश है मेजरमेंट DC के, कि ये जो AB है ये इस DC के क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे वजह लिखनी है। तो जैसा कि अभी अभी हमने पहला पॉइंट पढ़ा है कि ऑपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये देखें ये ऑपोजिट साइड्स है। AB की ऑपोजिट साइड है CD और ये क्या है, वो कह रहा है कि पैरेललोग्राम के अंदर ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये साइड आपस में फिर क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। तो इसके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हम कॉन्ग्रुएंट का सिंबल डाल देंगे कि ये साइड इस ऑपोजिट साइड के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो इसमें देखें BC और ये कह रहा है कि ये किसके इक्वल है, AD के। ठीक है। तो BCAD ये भी देखें ऑपोजिट साइड्स हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो ये साइड इस साइड के क्या है, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लिहाजा BC क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, AD साइड के। तो लिहाजा यहाँ पे भी इस फिल इन द ब्लैंक में भी कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में वो कहता है मेजरमेंट एंगल 1 ये कॉन्ग्रुएंट है किसके। अब मेजरमेंट एंगल जो 1 है ये कॉन्ग्रुएंट है मेजरमेंट एंगल 3 के, यानी जो यहाँ पे एंगल बन रहा है इस तरफ, वो नीचे वाली साइड में जो इसकी ऊपर वाली तरफ एंगल बन रहा है ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। यानी मेजरमेंट एंगल 1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, मेजरमेंट एंगल 3 के। और इसकी वजह ये है कि जो भी ऑल्टरनेटर इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट का मतलब होता है मुतबादल। ठीक है। यानी 1 का जो मुतबादल एंगल है, ठीक है, यानी जो उल्ट एंगल है यहाँ पे वो हमारा एंगल है एंगल D। ठीक है। यानी 1 का जो ऑल्टरनेट एंगल है यहाँ पे इस तरफ वो है एंगल 3। ठीक है। तो इसलिए हम एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल लिखेंगे और इसकी वजह क्या है कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। इंटीरियर का मतलब होता है अंदरूनी तरफ, ऑल्टरनेट का मतलब होता है मुतबादल। ठीक है। तो ये वजह है कि एंगल 1 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है। अब देखें
एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के कांग्रुएंट है। एंगल 2 कांग्रुएंट है किसके, मेजरमेंट एंगल 4 के। और इसकी वजह भी क्या है कि ये भी ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। ये देखें एंगल 2 उस तरफ और एंगल 4 इस तरफ, ये क्या है आपस में ऑल्टरनेट, और ये अंदर की तरफ बन रहे हैं, इसलिए एंटीरियर का वर्ड यूज़ होगा कि ये आपस में ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल हैं। इस बिना पर जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है। अगर एंगल 2 30 डिग्री है तो एंगल 4 भी 30 डिग्री है, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट एंटीरियर एंगल होने की वजह से एंगल 2 एंगल 4 के, ठीक है, और एंगल 1 एंगल 3 के कांग्रुएंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द अननोन्स इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर के अंदर जो अननोन है उनकी हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना है। एम, एन, एक्स और वाई ये तमाम यहाँ पे अननोन है और एक एंगल गिवन है। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास एंगल है ये इस एंगल के ऑपोजिट है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एन डिग्री को इक्वल लिख लेंगे किसके, 75 डिग्री के, ठीक है। इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल लिख लिया। और इक्वल लिखने की वजह क्या है कि जो हमारे पास पैरेललोग्राम फिगर होती है उसमें ऑपोजिट एंगल्स कांग्रुएंट होते हैं। तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स थे, ये दोनों कांग्रुएंट हैं, इसलिए एन डिग्री जो है वो इक्वल आ गया 75 के। और इसके सामने हम रीज़न भी लिख सकते हैं कि ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं, इस वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये जो एन डिग्री है ये हमारे पास वाई डिग्री के इक्वल है। अगर यहाँ पे हमारे पास जैसे कि हमने अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी अंडरस्टैंड किया ऑल्टरनेट एंगल को पढ़ा है, तो एन डिग्री ऑल्टरनेट एंगल है वाई डिग्री का, ठीक है। जिस तरह से अगर यहाँ पे हमारे पास एक एंगल अगर मौजूद होता, ठीक है, तो उस एंगल को हमने x के इक्वल लिख लेना था क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल होना था इन दोनों ने, और ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट एंगल हैं। तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, n डिग्री को किसके इक्वल लिख सकते हैं, y डिग्री के। और इसकी रीज़न क्या हम लिखेंगे यहाँ पे कि ऑल्टरनेट एंगल हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये दोनों आपस में इक्वल लिख लिए हमने, ठीक है। एन डिग्री को वाई डिग्री के इक्वल लिख लिया। अब इन दोनों में से हमारे पास एन डिग्री की वैल्यू मौजूद है, वो हमने फाइंड की है, वो इक्वल आई है 75 के। तो एन डिग्री की प्लेस पे नीचे क्या लिख देंगे, 75 इज इक्वल क्या आ गया, वाई डिग्री, ठीक है। आर लिखकर हम वाई को इधर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो इस तरह से देखें हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इस y की वैल्यू की मदद से हम इस x की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। y की वैल्यू आई है 75, ठीक है। तो इस y की मदद से हम इस x को मालूम कर लेते हैं। जो भी स्ट्रेट लाइन होती है उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास जो सम ऑफ एंगल होता है वो 180 होता है, ठीक है। अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर 4, 5 जितने मर्जी एंगल हों उन सबको प्लस किया जाए तो वो 180 आता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई है और इस स्ट्रेट लाइन का एक एंगल हमें मालूम है तो दूसरा हम मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x डिग्री प्लस वाई डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है, यानी 180 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हम x को वैसे का वैसे लिखेंगे क्योंकि हाँ x हमने फाइंड करना है, प्लस y है तो y हमारे पास किसके इक्वल आया है, 75 के। यहाँ पे आ गया 75 इज इक्वल टू 180। अब x इधर रहेगा, 75 को इधर मूव कर लेंगे, 75 इधर जाके -75 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लेंगे, 180 माइनस 75। अब इधर से कह लेंगे 8 से यहाँ पे 10 हो गए, 10 माइनस 5 आ गया 5, यहाँ पर मैंने 7 रह गए, 7 माइनस 7 0 और ये लास्ट में 1 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, ये 105 डिग्री, ठीक है। तो यूँ हमारे पास n भी फाइंड हो गया, y भी फाइंड हो गया, x भी फाइंड हो गया, ठीक है। n हमारा इसके ज़रिए से फाइंड हुआ, y हमारा इस n के ज़रिए से फाइंड हुआ और x हमारा इस y की मदद से फाइंड हुआ। अब इस x की मदद से हम m फाइंड कर लेंगे। ये देखें x जो है वो ऑपोजिट एंगल है m का, ठीक है। तो x डिग्री इक्वल आएगा m डिग्री के, x डिग्री इज इक्वल टू m डिग्री। और रीज़न क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम के अंदर
ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो इसके सामने x डिग्री इज इक्वल टू m डिग्री, तो इन दोनों में से x डिग्री की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 105। तो x की प्लेस पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल टू आ गया m डिग्री, r लिख कर m को इधर लिख लेते हैं, तो यूँ m डिग्री इक्वल आ गया 105 के। ठीक है, तो इस तरह से हमने तमाम के तमाम एंगल्स फाइंड कर लिए। सबसे पहले हमने n डिग्री को 75 के इक्वल लिखा और इसके सामने रीज़न लिख दी कि ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। फिर n डिग्री को y डिग्री के इक्वल लिखा और इसकी रीज़न लिखी कि ऑल्टरनेट एंगल है आपस में, इसलिए n डिग्री इक्वल है y डिग्री के, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, वो यहाँ पे लगा दी। फिर हमने इन दोनों की मदद से जो है वो x को फाइंड करना था y की मदद से, तो हमने x प्लस वाई को इक्वल लिखा 180 के, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 की होती है और y डिग्री की वैल्यू मौजूद थी, उसको पुट किया तो x फाइंड हो गया। फिर x और m आपस में इक्वल थे क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, तो x डिग्री इक्वल है m डिग्री के, तो जो x की वैल्यू है वही m की वैल्यू आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द गिवन फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम देन फाइंड x एंड m। तो वो कह रहा है अगर ये जो फिगर है ABCD ये एक पैरेललोग्राम हो तो इसमें से x और m की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास एंगल A और एंगल C है ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं और पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो लिहाजा हम एंगल A को मेजरमेंट एंगल A को इक्वल लिख लेंगे मेजरमेंट एंगल C के। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। मेजरमेंट एंगल A की वैल्यू है 55, यहाँ पे 55 पुट कर दिया, और मेजरमेंट एंगल C की वैल्यू क्या है 11x, तो यहाँ पे 11x आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 11 उधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई और ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, इधर मल्टीप्लाई कर रहा था इधर आके डिवाइड, 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55, तो यूँ x डिग्री जो है वो हमारा इक्वल आ गया 5 डिग्री के। ठीक है, तो यूँ हमारे पास x की वैल्यू जो है वो आ गई। अब दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो दूसरी वैल्यू फाइंड कैसे होगी, जब भी हमारे पास कोई पैरेललोग्राम होती है तो उसके अंदर ये जो हमारे पास साइड्स वाले एंगल होते हैं ये हमारे पास एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, यानी इनको ऐड करें तो आंसर 180 के इक्वल आता है। तो इसलिए हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करके 180 के इक्वल लिखेंगे, इधर से फिर हम m की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो करेंगे कि इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल D प्लस मेजरमेंट एंगल D इज़ इक्वल टू 180। ठीक है, 180 डिग्री, और ये क्या हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इसलिए हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके हम 180 के इक्वल लिख देंगे, इधर से फिर m की वैल्यू आ जाएगी। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। मेजरमेंट एंगल A, मेजरमेंट एंगल A क्या है 55, तो A की जगह लिख दिया 55 प्लस मेजरमेंट एंगल D, तो मेजरमेंट एंगल D क्या है 5m प्लस 10, 5m प्लस 10। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी, इज़ इक्वल आ गया 180। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 55 और 10 ये 65 हो जाएंगे, प्लस आ गया 5m इज़ इक्वल टू 180। ठीक है, तो अब देखें 65 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 65। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो 180 माइनस 65 इधर से कह लिया 10, 5 हो गया, 7 7 माइनस 6 आ जाएगा 1, और ये लास्ट में 1 आ गया। ठीक है, तो यूँ हमारे पास आ गया, इन दोनों को सेपरेट करके 115। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, यहाँ 11 है, 10 कंप्लीट हुए, 1 इस 5 के साथ आ गया 15, तो 5 3 टाइम 15। तो इस तरह 5 के टेबल से हमने इसकी कटिंग कर दी, तो यूँ m हमारे पास इक्वल आ गया 23 के। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। इस एंगल को इसके इक्वल लिखा, इधर से x फाइंड कर लिया, और इन दोनों को प्लस करके 180 के इक्वल लिखा, और इधर से m फाइंड कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द गिवन फिगर LMNP इज़ अ पैरेललोग्राम,
फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो यहाँ पे हमारे पास एक फिगर है, वो कह रहा है कि l, m, n, p अगर पैरेललोग्राम फिगर हो तो इसमें से m और n की वैल्यू को फाइंड करें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास m और n जो है वो इस पैरेललोग्राम की साइड्स में मौजूद हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ रखा है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं पैरेललोग्राम की वो कांग्रुएंट होती हैं। इसका मतलब कि ये वाली साइड इस साइड की क्या है, कांग्रुएंट है, और ये वाली साइड इस ऑपोजिट साइड के कांग्रुएंट है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट जो PL है ये हमारे पास इक्वल है कि इसके मेजरमेंट NM के। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो PL की वैल्यू क्या है, 4m प्लस n। तो PL की वैल्यू आ गई 4m प्लस n इज़ इक्वल टू मेजरमेंट NM। तो NM की क्या वैल्यू है, 10। तो यहाँ पे आ गया 10। ठीक है, अब दूसरे केस में देखें तो हमारे पास जो दूसरी साइड है LM वो किसके कांग्रुएंट है, PN के, यानी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और कांग्रुएंट भी होती हैं। तो ये वाली साइड इस साइड के कांग्रुएंट है, तो हम कहेंगे कि LM कांग्रुएंट है किसके, PN के। मेजरमेंट LM ये कांग्रुएंट है किसके, मेजरमेंट PN के। तो अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ठीक है, मेजरमेंट LM, तो LM की वैल्यू क्या है, 8m माइनस 4n। 8m माइनस 4n इज़ इक्वल टू मेजरमेंट PN। तो PN की वैल्यू क्या है, 8। तो यहाँ पे PN की वैल्यू पुट कर दी 8। ठीक है, तो यूँ इसको 10 के इक्वल लिख दिया और इस साइड को इस 8 के इक्वल लिख दिया। इस तरह हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं और इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 कह लेते हैं। अब इन इक्वेशंस की मदद से हमें m और n की वैल्यू को इजीली फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़ेरे गौर बात ये है कि हमें देखना है कि हम किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास जो है वो m और n की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो प्रीवियस एक्सरसाइजेस में 2.6 का भी लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो भी कुछ इसी नोयत का था कि हमें x या y किसी एक के वेरिएबल्स को जो है उनके कोफिशिएंट को इक्वल करके तो एक को कट करना है, दूसरे को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ 4m है और यहाँ 8m है। तो अगर हम इस 4m को अगर 8m कर लें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और फिर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लेंगे और उससे m कट हो जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी। तो लिहाजा हम इसी को ही फॉलो कर लेते हैं, इसको 8 बना लेंगे। पहले तो हमें सेम करना है, जब सेम हो जाएंगे तो फिर अगला प्रोसीजर करेंगे। तो किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वल हम कर सकते हैं, या m के कोफिशिएंट को इक्वल कर लें या n के कोफिशिएंट को इक्वल कर लें। तो हम m के कोफिशिएंट को ही इक्वल कर लेते हैं, तो हम इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से। ठीक है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 1। क्वेश्चन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 से मल्टीप्लाई 4m प्लस n और राइट हैंड साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इस तरह 2 4 ज़ार क्या हो गया 8m और 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n और 2 10 टाइम आ गया 20। तो इस तरह ये हमारी आ गई थर्ड इक्वेशन। अब देखें सेकंड और थर्ड इक्वेशन, इसमें भी हमारे पास 8m आ गया और इसमें भी 8m आ गया। तो यूँ देखें m के जो कोफिशिएंट है वो क्या हो गए, सेम। ठीक है, अब सेम हो गए हैं, अब इनको हमें कट कर लेना है। अब कट हम कैसे कर सकते हैं, इसका साइन प्लस है, इसका माइनस करना होगा, तो इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में जो है वो साइन एक का चेंज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 की सब्ट्रैक्शन करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, 8m माइनस 4n, 8m माइनस 4n इज इक्वल टू 8। और इक्वेशन 3 क्या है, 8m प्लस 2n इज इक्वल टू 20। तो अब सब्ट्रैक्शन करते हुए जो हमारी सेकंड वैल्यू होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, यानी प्लस का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा माइनस में, ये भी प्लस का साइन माइनस में चेंज, ये भी प्लस का साइन माइनस में चेंज। अब देखें प्लस 8m माइनस 8m से कट हो जाएगा, माइनस 4n और माइनस 2n।
दोनों के साइन माइनस के हैं तो इनको प्लस करेंगे, 4 और 2 6, लेकिन साथ आंसर में साइन माइनस का लगाएंगे, साथ n आ जाएगा। 8 - 20 और +8 ऑपोजिट साइन है, माइनस करेंगे, इधर से कह लिया 10 10 10 - 8 2 आ गया, यहाँ पर रिमेनिंग 1 और ग्रेटर वैल्यू का साइन आ जाएगा साथ में। तो 20 का साइन आया -12 और -6n इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इधर आगे -6 डिवाइड हो गया और यूँ माइनस माइनस से कट, 6 1 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12, तो यूँ हमारे पास n इक्वल आ गया 2 के। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इस n की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें तो हमारे पास जो है वो m की वैल्यू आ जाएगी। हम n = 2 को जो है वो पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख लेते हैं हम ऊपर पहले, और वो है 8m - 4n = 8। 8m - 4n = 8। अब यहाँ पे जहाँ n है वहाँ पे हम n की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास आई है। 8m वैसे का वैसे लिखा, -4 और 4 के साथ n की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दिया, n आ गया 2 = 8। 8m - 4 2 ज़ार हो जाएगा 8 = 8। अब ये -8 जो है वो उधर ले जाएंगे, उधर जाके ये +8 में चेंज हो जाएगा, तो यूँ आ गया 8 + 8, 8m = 8 और 8 16, और 8 जो है वो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर आके 8 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यूँ इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 टाइम 8, 8 2 टाइम्स 16। ठीक है, तो यूँ हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई जो उसने फाइंड करने को बोला था। m, तो m भी इक्वल आ गया 2 के, और जबकि n जो है वो भी इक्वल आ गया 2 के। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। हमें जस्ट क्या किया, इसको इसके इक्वल और इस साइड को इसके इक्वल लिखा, और दो इक्वेशन आई, इसमें से हमने फर्स्ट इक्वेशन के इस m के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह यहाँ भी 8m हो गया, इक्वेशन 2 में भी 8m, और दोनों इक्वेशंस की सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू को हमने इक्वेशन 2 में पुट किया तो m की वैल्यू आ गई। रहमान क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज 11 का। इन द क्वेश्चन 5 सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 110 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। वो कह रहा है क्वेश्चन 5 का ही डाटा यूज़ करें, तो उसको देखें तो जो ऑपोजिट एंगल्स हैं अगर उनका सम निकाला जाए, उनको प्लस किया जाए तो 110 आता है। तो बताइए बाकी के एंगल्स क्या होंगे। तो वो ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये ऑपोजिट एंगल L और M, इनको अगर हम प्लस करें तो जो आंसर है वो 110 आता है। अगर इनको ऐड करने से, सम निकालने से 110 आता हो तो बाकी के रिमेनिंग एंगल्स मालूम करें, यानी एंगल P और एंगल M हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। ठीक है, अब एंगल P और एंगल M हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर A एंगल को ऐड किया था D एंगल के अंदर, क्योंकि इधर वाले जो हमारे पास एंगल्स होते हैं इनका सम हमारे पास 180 के इक्वल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, इस एंगल L के अंदर हम इस एंगल P को ऐड करेंगे और इक्वल रखेंगे 180 के, तो हमारे पास जो है वो एंगल P आ जाएगा, और जो एंगल P होगा वही हमारा एंगल M होगा, क्योंकि जो हमारे पास पैरेललोग्राम होती है उसके अंदर अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो लिहाजा हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल L प्लस मेजरमेंट एंगल P इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो सी वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो L की वैल्यू गिवन है वो है 55, तो L की प्लेस पे आ गया 55, प्लस आ गया मेजरमेंट एंगल P इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब इधर से मेजरमेंट एंगल P की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मेजरमेंट एंगल P इज़ इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 55 इधर जाके -55 हो जाएगा। ठीक है, और यूँ हमारे पास जो है अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेंगे, 180 - 55। अब इसको सेपरेट करें तो इधर से कह लिया 10 10 - 5 5, इधर मीनिंग 7 7 - 5 2, और यहाँ पर मीनिंग 1 आ गया। तो इस तरह से एंगल P इक्वल आ गया 125 डिग्री के। ठीक है, तो हमें मालूम है कि ऑपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, लिहाजा एंगल P इक्वल है एंगल M के, मेजरमेंट एंगल P इज़ इक्वल है मेजरमेंट एंगल M के। तो हमारे पास ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो P की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। P किसके इक्वल है 125 के, तो P की प्लेस पे 125 पुट कर देंगे।
इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एम। आर लिखकर मेजरमेंट एंगल एम को हम इस तरफ लिख लेंगे, मेजरमेंट एंगल एम इक्वल आ गया 125 डिग्री के। ठीक है, तो इस तरह रिमेनिंग जो एंगल्स थे, एंगल पी वो भी हमने फाइंड कर लिया और एंगल एम भी फाइंड कर लिया।